हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे आज न्यूज़ आए हैं, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आज है 12 जुलाई और डेली एडिशन है और द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट न्यूज़ आपके पास पहुँचेगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। तो जितने भी तमाम एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वन लाइनर और फिर एनालिसिस टाइप का, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले हम फ्रंट न्यूज़ पे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसपे कहा गया है कि जो लॉयर हैं, और देखो गाइज ये मुद्दा क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट स्टे अरेस्ट ऑफ लॉयर ऑन फैक्ट फाइंडिंग मिशन। इसमें सिंपली सी बात है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है ना, इनके द्वारा एक प्रेस मीट जारी किया गया और ये मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसको लेकर के एक फैक्ट फाइंडिंग किया जा रहा था एक लॉयर के द्वारा, ठीक है ना, एक सबूत की खोजी की जा रही थी। तो इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गया और कहीं न कहीं इनके ऊपर ये लगाया जा रहा था कि ये सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर किया जाए, ठीक है ना। इनका नाम है दीक्षा, ठीक है ना, द्विवेदी, दीक्षा द्विवेदी नाम है, और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ये भारत की जो स्टेबिलिटी है उसको तोड़ना चाहती हैं और कंस्पेरेंसी वगैरह का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है। सेडिशन का चार्ज की भी मांग किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने सुना होगा एक केस जो हाल ही में हुआ था मीडिया चैनल के द्वारा, और वो बिहार के ही हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक न्यूज़ में भी रहे हैं, और आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो एक वकील के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग मिशन में काम किया जा रहा था और उनको उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस वायलेशन को बढ़ाने में और भारत की एस्टेब्लिशी को तोड़ने का कार्य किया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये डिमांड चल रहा है कि उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया जाए, कंस्पेरेंसी का चार्ज लगाया जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। बात करते हैं आज के टॉप न्यूज़ पे। तो टॉप न्यूज़ में यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया है, बोला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ को, ठीक है ना, कि वो जिनका ऑफिस है उसको छोड़ने की बात चल रही है। बेंच का कहना है कि देखो गाइज, ये पूरा मुद्दा आप लोगों को मैं समझाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, जो ईडी के चीफ हैं, ईडी के चीफ है जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी का जब अपॉइंटमेंट हुआ तो ऐसा कहा गया है कि मैक्सिमम 3 बार गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे सकती है, ठीक है ना। 3 बार एक्सटेंशन दे सकती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो एक्सटेंशन है उसका उसको स्टॉप करने की मांग चल रहा है। और एक रूल है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं उनका फिक्स टेन्योर है 2 साल का, ठीक है ना। जो सीबीआई है यानी कि डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो चीफ हैं, इन लोगों का जो यहाँ पे टर्न है, वो फिक्स टर्न ओवर है, वो है इनका कि ये 2 साल तक अपने ऑफिस को अफोल्ड कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमेटी कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फंडामेंटल रूल जो है, इनको 3 बार नेचुरल एक्सटेंशन अलाउ करता है। किन्हें? इन लोगों के जो चीफ हैं, जैसे कि सीबीआई हो गए और ईडी के जो चीफ हो गए, इनको 3 बार एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली ये मुद्दा आकर के निकल करके आ गया है कि ऑलरेडी इनको 2 एक्सटेंशन मिल चुका था और तीसरे एक्सटेंशन की जैसे ही बातचीत चल रही थी, तो इस चीज़ को लेकर के पीआईएल फाइल हो गया और कहा गया कि ये जो हो रहा है बैक टू बैक इनका एक सर्विस एक्सटेंशन, वो सही नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि 2021 और 22 तक जो हुआ था वो इनवैलिड है और 21 जुलाई तक इनको अपने ऑफिस को छोड़ देना है, ठीक है ना, किनको? संजय कुमार मिश्रा जी को। तो यही सारी बातें चल रही हैं। फिर इनका कहना ये भी है कि सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट सही है, बट इनके ऑफिस को बैक टू बैक इसका एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करना शुरू कर देती है सीबीआई और ईडी को, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं कर रहा, एक्चुअली में इस तरीके की बातें कही गई है इस आर्टिकल में, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि भाई साहब आजकल ऐसे चल रहे हैं ना कि कुछ भी बात बोलो उसका मुद्दा कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जीता जागता एग्जाम्पल। तो ये 2 न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ बातचीत कर लिया है। तीसरा न्यूज़ ये है कि जीएसटी काउंसिल ने 28% का जो टैक्स है वो इम्पोज कर दिया है गेमिंग जो फार्म है उनके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको तो लगता है कि ये और ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे देश को जो युवा वर्ग है उसको जॉबलेस से चीज़ें करने में बड़ा मज़ा
आने लगा है, लाइक दैट गेम खेलना, सारा दिन मोबाइल के साथ लगे रहना, जो हार्ड वर्किंग या लाइक दैट जो शारीरिक मेहनत होता है उससे भागना, जॉब से क्विट कर देना और गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े पैसों की लालच दे करके उनको लेकर के आया जाता है, और फिर फाइनली उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है बिकॉज इसमें वो हारते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको 28% नहीं, इसको तो और ज़्यादा करना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देश का जो युवा वर्ग है वो अपने देश में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है वो दिखना बंद हो जाएगा। और सभी लोग लैपटॉप कंप्यूटर के सामने सारी दिन सारी रात बैठ करके गेमिंग चैनल पे ही अगर टाइम अपना वेस्टेज करेंगे, तो फिर आगे का कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये भी है एक। उसके बाद यहाँ पे केरला रिवाइज करना चाहता है एक हाई सेमी हाई स्पीड रेलवे को, और इसमें कुछ बातें कही गई है, तो ये देख लेना। सेंटर को कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो सिचुएशन था उसके ऊपर जब आर्टिकल लगाया गया, आर्टिकल जो 370 हटाया गया था, उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही जा रही है कि देखो आर्टिकल 370 के ऊपर जो पिटीशन फाइल किया गया है, उस पिटीशन के ऊपर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है, उस पर क्यों नहीं अपना जजमेंट दे रही है। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत सारे हैं, तो इसको एक बार देख लेना। उसके बाद कहा जा रहा है कि 7,000, देखो मेरा ये कहने का ये न्यूज़ तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वाटर का जो लेवल है, जो पानी का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यमुना में ही। और यूँ कहा जाए तो लास्ट 10 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पानी का जो लेवल है वो टच कर दिया है, एकदम जो रेड लेवल होता है उसको टच कर दिया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से 7,000 जो लोग हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पे हस्तांतरित किया गया है, जो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा सवाल बस इतना है गवर्नमेंट से, वो ये है कि जिस समय आपको पता है कि हाँ इस तरीके का सिचुएशन हमारे यहाँ जो ये समर मौसम आता है, ठीक है ना, और इसमें भी जब ये मौसम बरसात का जब मौसम आता है तो इस तरीके से सिचुएशन बनते हैं। तो जो भी नदी नाले हैं उसके पेट में जो पेटी में जो मिट्टी जम गए हैं, गाद बैठ गए हैं, तो आप उसकी सफाई क्यों नहीं करवाते हो सही से, ठीक है ना। कि इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है। ओवरऑल जब आपको पता है कि इस एरिया में इतने ज़्यादा ये वाटर वगैरह सब बढ़ सकता है, तो आपको पहले से ही डिजास्टर वगैरह के लिए सब कुछ करके रखना चाहिए, ना कि उनका जो लाइफ है वो मतलब कि सडनली चेंज कर देना चाहिए कि हाँ यहाँ से निकलो यहाँ पे आ जाओ। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी ये देखो यहाँ पे ये टच कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हो, और दिल्ली वाली स्थिति तो आपको पता ही है गाइज, वो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है न्यूज़ आपके लिए। तो आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखते हैं और क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर वाला, इसमें पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गया है, लोग बहुत सारी बातें करने लगे हैं, फिर जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर ये लोग क्वेश्चन मार्क उठाने लगे हैं। फिर इसमें देखो सारी बातें तो एक जगह है, दूसरी बातें मैं ये करता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा है वो ये है कि आर्टिकल 370 वाज टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है ना। ऐसा कहा गया कि जब जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 दिया गया तो उस समय कहा गया था कि आर्टिकल 370 है वो टेम्परेरी बेसिस पे दिया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर को, और धीरे धीरे सरकारें इसके पावर्स को कम करती जाएंगी। और फाइनली श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इसको हटा दिया। तो यही है, ये है जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, उनका कहना ये है कि जो अपोजिशन है उनको थैंकफुल कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये काम किया है। तो जब इस तरीके के प्रावधान रहते हैं तो उस पर जब काम होता है तो बाद में लोग देखो, एक चीज होती है ना कि हाँ जो मेन प्रोविजन था आर्टिकल 370 का वो ये था कि वहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह लाना, और बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को हटा करके उसको मेनलैंड इंडिया से जोड़ देना। जब सरकार ने ऐसा किया तो लोग वहाँ के हंगामा करने लगे, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि वहाँ का जो जनरल लोग हैं, जो जनरल पीपल है, जो वहाँ के आम आदमी है, वो लोग इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में वहाँ के जो लीडर्स हैं और जो सो कॉल्ड अपने आप को वहाँ के नेता वगैरह कहते हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने अपना गिरफ्तारी दिया, बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अख्तर की नईम अख्तर जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2009-19 में जेल भी गए, तो ये सारी बातें कही जा रही है। तो इस तरीके के नेता जैसे कि यहाँ पे देखो कहा जा रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की बातें कही जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मेन फ्रेम की बातें अपने लोगों को समझानी चाहिए और कहनी चाहिए कि देखो ये हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान था, और चूंकि वैसा दिन आ चुका है कि अब आर्टिकल 370 को हटाया जाए, बिकॉज हमारे देश में जो आतंकवादी हमला है वो कहीं ना कहीं इस एरिया, इस भूभाग से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी हो जाता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में आए, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो आर्टिकल 370
के अकॉर्डिंग में इसके ऊपर आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है कि सरकार की बहुत अच्छी स्टेप थी, और जिस तरीके से संविधान में अलाउ किया गया था कि हाँ, धीरे-धीरे इसको फेज़ आउट किया जाएगा, और इसको हटा करके तो सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। प्रोटेस्ट करने वालों का अपना एक अलग यहाँ पे कंक्लूज़न देना है, प्रोज़ एंड कॉन्स देना है, तो वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। यहाँ पे तीसरा न्यूज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा है मुझे, वो ये है कि इंडिया पॉपुलेशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो ये पॉपुलेशन देख सकते हो गाइस, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से पॉपुलेशन का वृद्धि हो रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ना, डेमोग्राफिक के ट्रांसमिशन एंड चेंज इन वुमेन लाइफ्स। तो वुमेन के लाइफ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस तरीके से आ रहा है, तो इसके ऊपर जरूर आप एक बार नज़र डालना। ये वाला मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, चेंज ऑफ द कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है गाइज, और जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है कंजर्वेशन को लेकर के, उस पर ये बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार्बन जिस तरीके से जितने तेजी से इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं यूएनएफसीसी ने कहा था कि भैया 2 पॉइंट के आसपास कार्बन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसको करके प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि 1.5 तक लेकर के आना है। तो इसके लिए क्या क्या काम चल रही है, वही सारी चीज़ें हैं। सिटीजन एक्शन, क्लीन पॉलिटिशियन एंड क्लीन पॉलिटिक्स, ये मन करे तो पढ़ लेना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मैंने आपको कोड के ऊपर बहुत सारी बातें करा है प्रीवियस वीडियो में, वो जाके देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया मानसून। देखो गाइज, मानसून जो है ना, ये अपने नॉर्मल कंडीशन से भी तगड़ी तरीके से इस बार आया है। क्योंकि आप अटलांटिक ओशियन देख लो या हिमालयाज वगैरह का जो रीजन देख लो, वहाँ पे इसका जो लेवल है और वार्निंग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुका है। और इस बार ऐसी पहली बार देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण निकल करके आ रहा है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून आया हुआ है, जिसके बारे में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि समुद्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के साइक्लोन्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारे मानसून पैटर्न को, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। जैसे कि दिल्ली में इतनी बारिश देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आपको सडनली इतनी बारिश देखने को मिल रही है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए, जैसे कि जिस एरिया में मानसून वगैरह काफ़ी तगड़ा रहता है, मजबूत रहता है, वहाँ पे बारिश उतने अच्छे से नहीं देखी जा रही है। नेक्स्ट जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है फार्मर और पेप्सिको के बीच में जो विवाद चल रहा है पोटैटोज को लेकर के, उसके ऊपर है। तो देखो गाइज, इसमें इंडियन पैटेंट, जो पेप्सिको ने इंडियन पैटेंट में अपील करा था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है फाइनली, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। क्योंकि इनका कहना ये है, पेप्सिको है, इनका कहना ये है कि उन्होंने जो जो चिप्स बनाने के लिए जो उनका आलू है, वो काफ़ी यूनिक क्वालिटी का आलू है, और इस आलू पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार रहेगा, इसको किसान उगा नहीं सकते हैं अपने खेतों में। क्योंकि पेप्सिको का कहना ये है कि इसे यूएस के रॉबर्ट डब्ल्यू हुप्स के द्वारा इस प्लांट ब्रीड को क्या किया गया है, इस प्लांट को बनाया गया है, ठीक है ना? इस प्लांट को रिजनरेट करने का काम किया गया यूएस के एक साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम कहा जा रहा है रॉबर्ट डब्ल्यू हुप्स, और इनके द्वारा ये पोटैटो बनाया गया है, जिसके सारे अधिकार पेप्सिको के पास है। इसलिए इस अधिकार को कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी ने रिवोक कर दिया है पेप्सिको के रजिस्ट्रेशन को, कि ये भैया यूनिक के आपके पोटैटोज नहीं है, ठीक है ना? ये नॉर्मल साधारण पोटैटो ही है, जो हमारे किसान के द्वारा उगाया जाता है, और हम इसके पेटेंट को रिवोक कर रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं। और इस तरीके का अधिकार इनको दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर एक्ट 2001 के तहत इनको दिया हुआ है। और इसी एक्ट में गाइज एक सेक्शन है, सेक्शन 34, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में एक अधिनियम है, और उसी अधिनियम के सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि ये वाला देखो, ये वाला PPWFR, यहाँ पे देखो PPWFR यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है कि वो
जर्नल सेंस में किसी भी ऑथराइज सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकता है, ग्रांट को खत्म कर सकता है, क्योंकि अगर उसका लार्जर वे में प्रॉफिट देखने को मिलता है तो उसे रिवोक किया जा सकता है। तो यही एक दो तीन पक्ष है जिसके बीच में चल रहा है। ये एक्ट है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, फिर पेप्सिको है और फिर फार्मर्स हैं, और यही सारी चीजें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। देखो गाइज, ये कहा जा रहा है कि जब से जो एक जाइंट लेवल का महान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी आया है, तो इसके वजह से काम के ऊपर क्या हानियां पहुंचना शुरू हुई है, या काम जो वर्क पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। तो ये भी एक बार देख लेना, ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी पैट आपके लिए गूगल, ये जी पैट जो आप देख रहे हो, चैट जीपीटी जो है, इसको एक बार गूगल सर्च कर लेना, देख लेना इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंटर, ये देखो यार, ये इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन के बारे में बात करना है। देखो, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करूंगा। डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंसी असेंबली है उसके सीमा का निर्धारण का काम डिलिमिटेशन कमीशन करती है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर है ये पूरा आर्टिकल, तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि 6 अपोजिशन मेंबर हाउस ने अपील किया है फॉरेस्ट बिल एग्जाम्पशन के ऊपर, ठीक है ना। और ये गेम वाला है जो कि मैंने आपको बताया था, 28% ये लगा रहे हैं चार्ज ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी देखो, हिमाचल में भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो गया है, और कहा जा रहा है कि जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, यानी कि मानव निर्मित जो कारण है, उसकी वजह से हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है और इतना बड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई की गई है बहुत बुरी तरीके से, और साथ में अनस्टेबल तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। यानी कि जो भी भूकंप रोधी जो घर होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो भी पैमाना तय किया गया है घर बनाने का, उन सारे पैमाने को नजरअंदाज करके यहाँ पे काम चला है, जिसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक डिजास्टर देखने को मिला है, और अप्रोक्सीमेटली 80 लोग अपना लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं इस त्रासदी में, ठीक है ना। ऊपर से एक और न्यूज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है चीता को लेकर गाइस। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से बातचीत करूं कि एक और चीता है जो अफ्रीका से लाया गया था कुन्नो नेशनल पार्क में, उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि देखो, अफ्रीका से जो चीता आया है कुन्नो नेशनल पार्क, देखो अफ्रीका से जो चीता आया है वो कुन्नो नेशनल पार्क में आया है, और कुन्नो नेशनल पार्क है आपका सिरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और इसमें यह कहा जा रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा कि तेजस नाम का एक चीता लाया गया, मेल चीता लाया गया है। और ये चीता जब से लाया गया फॉरेस्ट में, उसके बाद से बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और बहुत सारी चीता का मृत्यु हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 3 बेबी थी, ठीक है ना, उनकी भी मृत्यु हो गया है चीते का, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया है, या और क्या प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर साइंटिस्ट ग्रुप को देखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। क्योंकि चीता हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चीता नहीं था, हमारे यहाँ चीता था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट कर गया था। तो फिर से जब रीइंस्टॉल किया जा रहा है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए सरकारें को, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और वो न्यूज ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन ने एक स्टडी किया है। और देखो, पहली बात तो ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा कहना है कि 415 मिलियन जो भारतीय हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पॉवर्टी में थे, गरीबी में थे, वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। और इस डाटा में बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन मैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, बाकी आप सारी चीजों को देख लेना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। और ये इनको हेल्प किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, यानी कि ओपीएचआई के द्वारा, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के द्वारा, और यूएनडीपी, ये तीनों मिलकर के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। और यहाँ पे भी और सारी बातें कहा जा रहा है कि देखो, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह में भी चेंज आए हैं, और भी बहुत सारे
हैं चीज़ें जिसको आप देख सकते हो। फिर एक और न्यूज़ है 4 वंदे भारत ट्रेन का जो रूट है उसके बारे में। मेरा सवाल ये है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत सरकार टोटल कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय ली है और कितने वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं तय किया गया है मेंबर से जो नाटो के चीफ है इसके बीच में, तो ये इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइज श्रीलंका और कुवैत के बारे में बातचीत किया जा रहा है। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ देम, तो इसको आप लोग देख लेना। गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो जीएसटी काउंसिल ने अपना पैसे बढ़ाया है, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। ग्लोबल कोविड-19 के यहाँ पे जो स्पेंडिंग है वो 5 बिलियन 2027 तक पहुंच जाएगा, तो इसके ऊपर बातचीत किया गया है। और क्या न्यूज़ है मैं देख लूँ। हाँ, चंद्रयान के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, तो चंद्रयान दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इसके ऊपर बातचीत किया था। और कहा भी था गाइस LVM-3 जो इसमें फ्यूल है वो यूज़ किया जाएगा, LVM-3 का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि चंद्रयान में PSLV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, चंद्रयान 2 में GSLV का यूज़ किया गया था, वैसे ही चंद्रयान 3 में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है LVM का यूज़ किया जा रहा है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज़ किया जा रहा है इसमें, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख लेना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब क्या है, तो ये सब एक पेलोड है और जिसके आधार पे इसे उड़ाया जाता है जो एक भार क्षमता को लेकर के ऊपर जाती है, ठीक है ना? तो यही एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा न्यूज़ था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।